गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अनुकूलतम आकार को प्रभावित करने वाले घटक, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, अनुकूलतम इकाइयाँ, इनके बारे में जाना था। आज हम देखेंगे परिवर्तन। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी परिवर्तन, चक्रित परिवर्तन, सामयिक परिवर्तन, अनिश्चित परिवर्तन। स्थायी परिवर्तनों से हमारा अभिप्राय उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन अथवा तकनीकी सुधारों के कारण उत्पादन की विधियों में सुधार होने से है। इसके कारण वस्तुओं की मांग में स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी कोई भी औद्योगिक इकाई जो इन परिवर्तनों के अनुकूल आसानी से तथा मितव्ययिता से अपने आप को पुनर्गठित कर सके, सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इस दृष्टिकोण से छोटे आकार की इकाई लाभ में रहती है, क्योंकि उसमें अपने आप को पुनर्गठित करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। चक्रित परिवर्तन, मांग और पूर्ति के बीच समन्वय स्थापित न होने के कारण चक्रित परिवर्तन होते हैं। इससे भावों में आवश्यक तेजी तथा मंदी आती है। मंदी काल में लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिए धन का अभाव रहता है, जिससे मांग में भारी कमी हो जाती है। अतः औद्योगिक इकाई के आकार का विस्तार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में या तो कमज़ोर इकाइयां समाप्त हो जाती हैं अथवा समस्त या अधिकतम इकाइयां अपने उत्पादन में कमी कर देती हैं अथवा इकाइयां आपस में मिलने लगती हैं। इसके विपरीत तेजी काल में लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक धन होता है, अतः वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक इकाइयां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। सामयिक परिवर्तन, यदि किसी वस्तु की मांग किसी विशेष मौसम अथवा समय में रहती है तो मांग में सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे गर्मी में सूती कपड़े की मांग तथा सर्दी में ऊनी कपड़े की मांग। अनिश्चित परिवर्तन, मांग का सही अनुमान न लगाए जाने के कारण अनिश्चित परिवर्तन होते हैं। इससे भी बड़ी इकाइयों के मुकाबले में छोटी इकाइयां ठीक रहती हैं। छोटी इकाइयां अपने को शीघ्र परिवर्तन में अनुकूल बना लेती हैं। अनुकूलतम आकार की अवधारणा की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम साइज। कुछ विद्वानों का कहना है कि अनुकूलतम आकार की अवधारणा केवल मानसिक कल्पना मात्र ही है, अतः यह आलोचनाओं से परे है। अनुकूलतम आकार की अवधारणा की मुख्य आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। यह विचार पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होना मानता है, जो वास्तविकता नहीं है। यह पूर्ण प्रतियोगिता कोरी कल्पना ही है। प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार यद्यपि पूर्ण प्रतिस्पर्धा होना यह बताता है कि इकाइयों का आकार अनुकूलतम है, परंतु पूर्ण प्रतिस्पर्धा के न होने का यह अर्थ कदापि नहीं कि इकाइयों का आकार अनुकूलतम नहीं है। यह मालूम करना कठिन है कि विभिन्न उद्योगों में कौन सी इकाई अनुकूलतम आकार की है। अनुकूलतम आकार का एक निरपेक्ष माप है, न कि सापेक्ष माप। अनुकूलतम आकार की कोई निश्चित सीमा अथवा माप बताना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के लिए अनुकूलतम आकार भिन्न भिन्न होता है। न्यूनतम औसत लागत से अनुकूलतम आकार का धुंधला चित्र ही ज्ञात हो पाता है। विभिन्न अनुकूलतम का समन्वय, रिकन्सिलिएशंस ऑफ डिफरेंट ऑप्टिमा। यह 4 प्रकार के होते हैं। तकनीकी अनुकूलतम आकार में बड़ा हो, यदि प्रबंध की अनुकूलतम आकार बड़ा हो, यदि वित्तीय अनुकूलतम आकार बड़ा हो, यदि विपणन अनुकूलतम आकार बड़ा हो। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यावसायिक इकाई का अनुकूलतम आकार सामान्य रूप से विभिन्न शक्तियों जैसे तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय, विपणनीय, जोखिम एवं उच्चावचन के समन्वय से स्थापित होता है। ये शक्तियाँ इकाई के आकार को बढ़ने तथा घटने के लिए विवश कर देती हैं। सभी शक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित हो जाने पर इकाई को सर्वोत्तम क्षमता प्राप्त होती है और उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। अतः साहसी के सामने विभिन्न शक्तियों के समन्वय करने की समस्या उत्पन्न होती है। एक उत्पादक को चाहिए कि वह उत्पादन के विभिन्न साधनों का इस मात्रा में अनुपात में संयोजन करे कि उसकी उत्पत्ति यथासंभव अधिकतम हो तथा
प्रति इकाई लागत भी कम हो। इस प्रकार जब एक उत्पादक अधिक उत्पादन तथा न्यूनतम व्यय का सिद्धांत लागू करेगा तभी वह अनुकूलतम आकार की प्राप्ति कर सकेगा, अन्यथा नहीं। यह एक जटिल समस्या है, अतः इसका समाधान बिना धैर्य तथा अनुभव के संभव नहीं है। इस संबंध में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार जनसंख्या के संबंध में अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार औद्योगिक इकाई के लिए अनुकूलतम आकार हमेशा के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता। इसका समय एक एवं विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना स्वाभाविक है। अनुकूलतम आकार की अवधारणा गतिशील है, इस कारण आकार के ऊपर वर्णित घटकों में निरंतर समायोजन अथवा समन्वय आवश्यक होता है। यदि तकनीकी अनुकूलतम आकार बड़ा हो यदि इकाई का तकनीकी आकार बड़ा हो तो इकाई के आकार को अनुकूलतम बनाने के लिए प्रबंधकीय पहलू को समायोजित किया जाना चाहिए। इस हेतु प्रबंध कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। यह कार्य प्रबंध विशेषज्ञों की नियुक्ति करके एवं तकनीकी इकाई को अनेक छोटे छोटे विभागों अथवा स्वतंत्र अर्ध विभागों में बांटकर किया जा सकता है। यदि प्रबंधकीय अनुकूलतम आकार बड़ा हो यदि प्रबंधकीय अनुकूलतम आकार तकनीकी अनुकूलतम आकार से बड़ा हो तो इकाई के आकार को अनुकूलतम बनाने के लिए तकनीकी पहलू को समायोजित करना चाहिए। इसके लिए संयंत्र विस्तार, एक से अधिक इकाइयों की स्थापना, विपणन विस्तार आदि कदम उठाए जाने चाहिए। यदि वित्तीय अनुकूलतम आकार बड़ा हो तो इकाई के आकार को अनुकूलतम बनाने के लिए तकनीकी आकार अथवा प्रबंधकीय आकार को समायोजित करना चाहिए। इसके लिए इनका विस्तार किया जाना चाहिए। यदि विपणन अनुकूलतम आकार तकनीकी एवं प्रबंधकीय आकार से बड़ा हो तो तकनीकी एवं प्रबंधकीय आकार को समायोजित करना चाहिए। इस दृष्टि से इन दोनों का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए नए कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति, उत्पादन क्षमता का विस्तार, नवीन वस्तुओं का उत्पादन, सहायक इकाइयों की स्थापना आदि करने चाहिए। अनुकूलतम आकार और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार। ऑप्टिमम एंड द व्यूज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। निसंदेह अनुकूलतम आकार की विचारधारा को अर्थशास्त्र के विवेचन में गत कुछ वर्षों से ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, किंतु फर्म के आकार की समस्या के संबंध में तो प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ था। इनमें प्रोफेसर मार्शल तथा प्रोफेसर पिगू के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मार्शल का प्रतिनिधि फर्म संबंधी विचार। फर्म के आकार के संबंध में मार्शल ने बहुत ही स्पष्ट एवं प्रभावशाली शब्दों में अपने विचार प्रकट किए हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रतिनिधि फर्म के विचार का प्रतिपादन किया है। उनके शब्दों में प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है जिसका जीवन काफ़ी लंबा रहा हो, जिसे यथेष्ट सफलता मिली हो, जिसका प्रबंध एक समान योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता हो और जिसे सामूहिक संपत्ति की आंतरिक एवं बाह्य बचतें सामान्य रूप से प्राप्त होती हों, जबकि उत्पन्न की हुई वस्तुओं की किस्म इनके विक्रय के लिए प्रस्तुत करने की दशा तथा आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखा जाता है। मार्शल ने आगे चलकर यह बताया कि प्रतिनिधि फर्म का आकार सदैव एक सा रहता है। दूसरे शब्दों में प्रतिनिधि फर्म का आकार ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, अर्थात इसका आकार सदैव एक सा रहता है। प्रतिनिधि फर्म के लक्षण। यह औसत फर्म होती है, इसका आकार सदैव समान रहता है। यह ना तो बिल्कुल नई फर्म होती है और ना ही बहुत पुरानी, बल्कि मध्यम श्रेणी की फर्म होती है। इसका ना विकास होता है और ना संकुचन। ऐसी फर्म एक से अधिक हो सकती है। प्रतिनिधि फर्म की आलोचना। मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की अर्थशास्त्रियों द्वारा बहुत ही कटु शब्दों में आलोचना की गई है। काल्पनिक विचार। मार्शल का प्रतिनिधि विचार एक कोरी कल्पना है, इसका व्यावहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक जीवन में प्रतिनिधि फर्म का किसी भी उद्योग में पता लगाना असंभव है। एक विद्वान के शब्दों में मार्शल की प्रतिनिधि फर्म केवल मस्तिष्क की उपज है और न वास्तविकता से इसका कोई संबंध है। अपूर्ण तथा अस्पष्ट।
कुछ लोगों का कहना है कि मार्शल का प्रतिनिधि फर्म का विचार अपूर्ण तथा अस्पष्ट है। रॉबर्टसन का विचार है कि मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रतिनिधि फर्म उद्योग के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है या व्यय का। उनके अनुसार यह केवल उद्योग की सामान्य लागत का घोतक है। परिवर्तनशील दशाएं। प्रतिनिधि फर्म का विचार केवल स्थिर दशा से ही संबंधित है, जबकि वास्तव में संसार सदा प्रावेगिक दशा में ही रहता है, क्योंकि परिस्थितियां निरंतर परिवर्तनशील होती हैं। लंबा जीवन आवश्यक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधि फर्म केवल वही हो जिसका जीवन काफ़ी लंबा रहा हो। उदाहरण के लिए ऐसी बहुत सी फर्म हैं जो कि प्रारंभ से काफ़ी बड़ी हैं तथा उनकी गिनती अनुकूलतम इकाई में हो सकती है। इसी प्रकार ऐसी कई छोटी फर्म हो सकती हैं जो काफ़ी लंबे जीवन के पश्चात भी अपना विकास करना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त न समझें। अपूर्ण प्रतियोगिता में मार्शल का प्रतिनिधित्व फर्म अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि व्यवहारिक जीवन में सामान्यतः अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। अवास्तविक। मार्शल का प्रतिनिधि फर्म अवास्तविक है क्योंकि व्यवहारिक जीवन से इसको नहीं देखा जा सकता। पीगू की साम्य फर्म। पीगू ने साम्य फर्म के विचार का प्रतिपादन किया है। यदि देखा जाए तो पीगू की साम्य फर्म का विकास प्रोफेसर मार्शल के प्रतिनिधि फर्म संबंधी विचार का एक संशोधित रूप ही है। पीगू का कथन यह है कि यह संभव है कि जब पूरा उद्योग साम्य की दिशा में हो, परंतु उसके अंतर्गत सभी फर्म साम्य की दशा में ना हो, जबकि उद्योग विशेष में ना तो विस्तार ही होता है और ना ही संकुचन। तब भी व्यक्तिगत रूप से कुछ फर्मों का विस्तार हो सकता है, कुछ का संकुचन, परंतु संभव है कि कोई फर्म विशेष साम्य की दशा में हो, अर्थात ना तो इसका विस्तार होता है और न संकुचन ही। ऐसी फर्म को साम्य फर्म कहते हैं। पीगू के अनुसार इसका आशय यह है कि ऐसी फर्म हो सकती है जो उस समय जबकि समस्त उद्योग साम्य दशा में हो, अर्थात जबकि वह एक सामान्य पूर्ति मूल्य कापर मात्रा में उत्पादन करती है, व्यक्तिगत रूप में स्वयं भी साम्य में हो और एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करती हो। पीगू के अनुसार साम्य फर्म कहलाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उद्योग का पूर्ति मूल्य साम्य फर्म की सीमित लागत के बराबर हो, बल्कि उसकी औसत लागत के बराबर भी हो। ऐसी फर्म सैद्धांतिक भी हो सकती है और व्यवहारिक भी। साथ ही ऐसी एक से अधिक फर्म भी हो सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।